Hello, students, and welcome to today's lesson. Today, we are going to explore one of the most beautiful and timeless poems in English literature, which name is Daffodils, written by William Wordsworth. This poem is a perfect example of romantic poetry, where nature, emotions, and imagination come together in a magical way. Wordsworth, one of the leading romantic poets, believed that nature has the power to heal, inspire, and uplift the human spirit. In Daffodils, he shares a simple yet powerful moment when he sees a field of golden daffodils dancing in the breeze. That scene stays with him, and later, even in his quiet and lonely times, the memory of these flowers brings him peace and joy. This poem teaches us how even a small moment in nature can leave a deep impact on our minds and hearts. So let us dive into this poem and discover the beauty of emotion and poetic devices that make daffodils truly unforgettable. Let us go, students. Let us start this poem line by line explanation. पहले तो देखो गाइस, ये फील्ड है किनका? येलो डैफोडिल्स का। देखने में कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल है। पोर्ट भी ऐसे ही अपनी बहन डोरोथी के साथ एक बार उस पहाड़ी पर, उस घाटी में घूम रहे थे दोनों भाई बहन। तब विलियम वर्ड्सवर्थ ने वहां जाकर के देखा। क्या देखा? एक पूरा जो खेत है, पूरी मतलब घाटी है, भरी हुई थी किससे? येलो डैफोडिल से। ये सीन देख करके वो एकदम से खुश हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा है, वो नेचर पोइट है। नेचर की गोद में रहना उनको बहुत पसंद है। जब पूरी घाटी को वो येलोइस देखते हैं, उनका माइंड एकदम से, उनका दिल एकदम से गदगद हो उठता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं इस सीन को देखकर, और वहां से वापस ही नहीं जाना चाहते। इतना ब्यूटीफुल सीन वहां का था। आप देख सकते हैं, हम खुद भी जब इस घाटी को, इस डैफोडिल्स की घाटी को जब देख रहे हैं, हमारा खुद भी मन करा कि हाय काश हम भी यहाँ होते, यहाँ बैठ के चाय पीते, यहाँ बैठ के पढ़ते, कितना अच्छा लगता। हाउ ब्यूटीफुल दैट सीन वॉज। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बाय। इस पोम का अदर नेम क्या है? आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड। एक तो डैफोडिल्स, इसको ये भी बोला गया है आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोम की स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड। एक बार पोर्ट घूम रहे थे अकेले, किसकी तरह? एज ए क्लाउड, एक क्लाउड की तरह। फर्स्ट ही लाइन में एज का यूज हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस आपको देखने को मिलेगी? सिमिली। ठीक है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर व्हील्स एंड हिल्स। मैं उस बादल की तरह अकेला उस घाटी में घूम रहा था। जैसे कि एक बादल, एक बादल पहाड़ी के ऊपर से, किसी घाटी के ऊपर से अकेले घूमते हैं, मैं उन्हीं बादलों की तरह उस घाटी में घूम रहा था। When all at once I saw a crowd। जैसे मैं अपनी ही मस्ती में वहां पर घूम रहा था, एकदम से मेरी नजर पड़ती है किस पे? एक भीड़ मैंने देखी। वो भीड़ किसकी थी? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। वहां पर भीड़ उन आदमी, जैसे एक लंबी कतार आदमियों की लगी होती है, उसी भीड़ की तरह मैंने एक भीड़ और देखी। वो भीड़ किसी आदमी की, किसी जानवरों की नहीं थी, बल्कि वो किसकी किसकी थी? गोल्डन डैफोडिल्स। पूरी घाटी पूरे गोल्डन कलर की, पूरे येलो कलर की हो गई थी उन डैफोडिल्स के फ्लावर्स की वजह से। बिसाइड द लेक, वो जो फ्लावर थे वो किसके साथ थे? उसके साथ में एक लेक बनी हुई थी, और लेक के साथ में ही ये डैफोडिल्स की पूरी घाटी भरी हुई थी। बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे भी
डैफोडिल्स के फ्लावर थे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और पूरी घाटी में जो हवा चल रही थी, हवा की वजह से वो जो डैफोडिल्स हैं फ्लटरिंग फड़फड़ा रहे थे, डांसिंग हवा में डांस कर रहे थे सारे। तो इन लाइंस में उसने क्या बताया है, जैसे कि डैफोडिल्स हैं वो डांस कर रहे थे। तो इसमें ह्यूमन क्वालिटी डाल दी गई है डैफोडिल्स में। तो यहाँ पे दूसरी कौन सी लिटरेरी डिवाइस हमें देखने को मिलेगी, पर्सोनिफिकेशन। विच डिवाइस इज हेयर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। और जो फ्लटरिंग है, ये देखो फ्लटरिंग साउंड अगर किसी की भी दी हो किसी पोम में, देन वो जो साउंड होती है, साउंड आ जाने की वजह से यहाँ एक और डिवाइस यूज होगी, वो क्या होता है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया एक यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस देख, फर्स्ट लाइन में सी मिली, यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी डाल दी तो पर्सोनिफिकेशन, देन फ्लटरिंग की वजह से यहाँ पे क्या है, ओनोमेटोपिया, ठीक है। ये है फर्स्ट पैरा। सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। कंटिन्यूअस, continuous as the stars that shine and twinkle on Milky Way। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, जैसे आसमान में अंतहीन, मतलब जहाँ भी देखो रात में जब आसमान में देखते हैं, हर तरफ तारे ही तारे टिमटिमाते साइन करते आपको नजर आएंगे। एक मिल्की वे में, एक दूध भरे आसमान में जिस तरीके से रात में स्टार्स जो हैं साइन करते हैं, वैसे ही धरती पर उस घाटी में उस टाइम पे क्या लहलहा रहे थे, वो डैफोडिल्स के पौधे। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, देख करके ऐसा लग रहा था जैसे ये डैफोडिल्स की लाइन है, ये कहीं भी खत्म नहीं होती, हर तरफ उस घाटी में सिर्फ डैफोडिल्स के ही फ्लावर नजर आ रहे थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, उस घाटी में हर तरफ सिर्फ क्या देखने को मिलता है हमें, डैफोडिल्स के पौधे, डैफोडिल्स के फ्लावर, कभी भी ना खत्म होने वाली वो लाइन। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ वो धरती पर हर तरफ चारों तरफ सिर्फ डैफोडिल्स ही डैफोडिल्स आज नजर आ रहे हैं। देन क्या कहते हैं पोट, 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, जब मेरी नज़र पड़ी, मुझे लगता है मैंने उस टाइम पे लगभग 10,000 जो है डैफोडिल्स हैं एक ही नज़र में देख लिए हूँ। पॉसिबल नहीं है गाइस एक ही नज़र में 10,000 फ्लावर्स को देखना, तो ये बड़ा चढ़ा करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे बात कही है। तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस देखने को मिलेगी, हाइपरबले। कौन सी, हाइपरबले। यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस है इस लाइन में, हाइपरबले। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांसिंग, और अपने हेड को ऊपर उठा करके हवा में बड़े खुशी से वो झूम रहे थे, ठीक है। तो इस लाइन में फिर ह्यूमन क्वालिटी डैफोडिल्स में डाल दी, ह्यूमन क्वालिटी डालने की वजह से फिर कौन सी लिटरेरी डिवाइस हमें देखने को मिलेगी, पर्सोनिफिकेशन। विच डिवाइस इज हेयर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट 2 पैरे हो गए, अब चलते हैं हम थर्ड पैराग्राफ में। द वेव्स देम डांस्ड एंड दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। वहाँ पर डैफोडिल्स ही डांस नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके साथ में जो हवा चल रही थी वो खुद भी डांस कर रही थी। बट दे डिड आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, वो जो हवा चल रही थी वो, उसके साथ में जो एक लेक बनी हुई थी, लेक में जो वेव्स हैं, पानी की जो लहरें हैं, वो भी उनके साथ, ग्ली क्या होता है, हैप्पीनेस, खुशी के साथ, वो भी उनके हवा के साथ और डैफोडिल्स के साथ वो लहरें भी डांस कर रही थी। ए पोर्ट कुड नॉट बट बी गे,
इन सच अ जोकन कंपनी। सभी हवा भी डांस कर रही है, लहरें भी डांस कर रही हैं, डैफोडिल्स भी डांस कर रहे हैं। तो वहाँ पे पोइट अकेला रह करके वो चुप क्यों खड़ा होगा, वो ऐसे ही क्यों उनको देखेगा। वो भी उनकी कंपनी को ज्वाइन करता है। और जोकन क्या होता है, जोकन का मतलब भी क्या होता है, हैप्पीनेस। वो भी पूरा खुश होके उनके साथ डांस करने लगता है, मन ही मन। डांस करने का ही मतलब नहीं हाथ उठा के मटकने लग गया, नो। वो मन ही मन इतना खुश हो जाता है, इतना हैप्पी हो जाता है कि वो भी उनकी कंपनी को ज्वाइन करके अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड। देखो लाइन, आई गेज्ड एंड गेज्ड, दो बार आई है ये, गेज्ड एंड गेज्ड। तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, रिपीटिशन। विच डिवाइस इज हेयर, रिपीटिशन, ठीक है। बट लिटिल थॉट वट वेल्थ द सो टू मी हैड। ओ मन, मैं उनको गेस, घूरते जा रहा था, मतलब देखते जा रहा था। इस ब्यूटीफुल सीन को मैं मिस नहीं करना चाहता था। मैं इसको देखते जा रहा था, देखते जा रहा था, और मन ही मन सोच रहा था कि कितनी मतलब खुशी आज मुझे मिली है यहाँ पर आके। कितना अच्छा सीन मुझे देखने को मिला है। उसके लिए जो रियल वेल्थ वो पैसा नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए यहाँ पर रियल वेल्थ क्या है, वो नज़ारा, वहाँ का जो डैफोडिल्स का ये सुंदर सा नज़ारा था। इसको देख करके वो बहुत हैप्पी हो जाता है और कहता है कि मुझे कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि यहाँ आने का मुझे मौका मिला और ये सीन मैंने देखा, यही मेरे लिए वेल्थ है। फिर क्या कहते हैं, 3 पैराग्राफ हो गए, अब आगे हम 4th में। वट वेल्थ, उसकी लाइन है ये, वट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रोथ। ऐसी मैंने कौन सी वेल्थ गेन कर ली थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ आकर के मैं इन जो डैफोडिल्स के फील्ड को है, इस घाटी को यहाँ पर आकर के देख रहा हूँ। 3 paragraph is completed. Then we go for next 4th paragraph. For oft when on my couch I lie। ये सीन देख करके, ये दिन जब उसका कंप्लीट हो जाता है, किसी रैंडमली डे वो ऐसे ही अपने काउच पर, अपने सोफे पर लेटे हुए थे। देन क्या होता है, इन वैकेंट और ए पेंसिव मूड। एक दिन मैं बड़ा उदास था, अपने फ्री बैठा हुआ था, अपने काउच पर बैठा हुआ, ऐसे ही रैंडमली बैठा हुआ था। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। बैठे बैठे ही उसकी नज़रों में, उसके दिमाग में वही याद उसके माइंड में दोबारा से ताज़ा हो जाती है। कौन सी याद, जो उसने एक बार अपना टाइम स्पेंड किया था डैफोडिल्स की उस वैली में। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। वो उसके अकेलेपन में ब्लिस का काम करती हैं, आशीर्वाद का काम करती हैं। उस एकदम से जब वो बड़ा दुखी सा बैठा है, उसके माइंड में जैसे ही ये बात आती है कि हाँ एक दिन ऐसा था, मैं डैफोडिल्स की वैली में गया था, वहाँ पर जा कर के मैंने कितना अच्छा टाइम स्पेंड नेचर के साथ मैंने किया था, ये सोच करके वो एकदम से खुश हो उठता है। जो उदासी से भरा उसका दिन था, वो एकदम से खुश हो उठता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स। ये सोचते ही मेरा जो दिल है वो खुशी से झूम उठता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। माइंड में मेरे वही सीन चल रहा है जो मैंने स्पेंड किया था उस वैली में, उस डैफोडिल्स की वैली में। कैसे उस टाइम पे ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही थी और उस हवा में डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, साथ में लेक में जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी, और जो हवा चल रही थी वो भी डांस कर रही थी। ये सीन देख करके मैं अकेला अपने उस काउच पे पड़ा पड़ा, मेरा दिल भी मस्ती में झूम उठता है और मैं भी सोच सोच करके उन डैफोडिल्स की तरह ही नाच उठता हूँ। ये थी डैफोडिल्स पोम अपनी। 4 पैराग्राफ है इसमें। अगर देखा जाए, एक ये राइम स्कीम की पोम है, ठीक है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है इसमें। द पोम, ये जो पोम है, कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजाज। इस पोम में कितने स्टैंजाज हैं, अभी हमने पढ़े 4 स्टैंजाज हैं, ईच विद 6 लाइन। हर पैराग्राफ में 6 लाइन है। चलो गिन के देख लेते हैं कितनी लाइन है। 1 वेट 1 2 3
4, 5 एंड 6। हर पैराग्राफ में कितनी लाइन्स हैं गाइस? 6 लाइन्स हैं, ठीक है। और राइम स्कीम क्या है इसकी? इट हैज़ फॉलोज ए क्वार्टिन कपलेट राइम। और राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी ए बी एंड सी सी। देखें, जाके बैक चलते हैं। ए बी लाई, वेट, लाई, लाई किसके साथ मिल रही है इसकी राइमिंग सी? आई के साथ। मूड, सॉलिट्यूड, ए बी, बी मिल गया डी में और ए मिल गया सी के साथ। फील्स और लास्ट लाइन सेम सेम है, फील्स एंड डील्स, ठीक है। ए बी एंड सी सी। देखो इससे पहले वाली में भी देख लेते हैं हम। इसमें देखो, साइन लाइन, साइन लाइन, इनकिन की मिल गई। वे बे, इनकिन की मिल गई। ए बी एंड ए बी, हो गया। इसकी मिलेगी लाइन और इसकी सेम राइम होगी। ग्लैंस डेंस, इनकी आपस में सी सी। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। राइम स्कीम देख ली। अब क्या है? कंपोज्ड इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। किसमें कंपोज की गई है? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में। बताया था ना मैं पहले भी, जब हम अपने ही स्टोरी को अपने ही तरीके से किसी को बताते हैं तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बताती है? जब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो हाँ, ये पोम किस में कंपोज्ड है? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक लिरिकल पोम है, पब्लिश्ड इन 1807। ये जो पोम है फर्स्टली पब्लिश होती है कब? 1807 में। फिर इसका रिवाइज वर्जन आता है, जो रिवाइज वर्जन कब पब्लिश होता है इसका? 1815 में, ठीक है। पहले कब हुई? 1807 में। देन रिवाइज वर्जन कब पब्लिश होता है? 1815 में, है। अब थीम क्या देखने को मिलते हैं इसमें? क्या क्या थीम है? मेजर थीम्स देखो इसके, मेमोरी एंड रिफ्लेक्शन। मेमोरी है ना, अपने बचपन की स्टोरी वो बता रहा है, जब अपनी बहन के साथ वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स देखता है घाटी में जा करके। ये उसकी मेमोरी है, मेमोरी बेस्ड फॉर्म है। फिर नेचर्स की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। हार्मनी विद नेचर हमें देखने को मिलता है। सॉलिट्यूड एंड कंपेनियनशिप। सॉलिट्यूड कैसे? वो अकेला, जब लास्ट में अकेला बैठता है, अपने अकेले की कंपनी को एंजॉय करता है। कंपेनियनशिप किसके साथ कंपेनियनशिप दिखाई गई है? जब वैली में जा करके वो किन के साथ एंजॉय करता है अपने स्टे को? डैफोडिल्स की के साथ, ठीक है। फिर जॉय एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल, वो खुश होता है उनके साथ, उसकी स्पिरिचुअल रिन्यूअल को दिखाती है। ट्रांजियंस एंड इमोर्टेलिटी ऑफ नेचर की इमोर्टेलिटी को दिखाती है। गाइज ये उसके इस पोम के कुछ थीम्स हैं। अब इसके हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ लिया है। इनकी पोम डैफोडिल्स को भी लाइन टू लाइन हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम चलेंगे इसके ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट नेशनलिटी वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ की नेशनलिटी क्या है? कल मैंने पढ़ाया था आपको। क्या वो अमेरिकन है, क्या वो ब्रिटिश है, क्या वो फ्रेंच है, या फिर जर्मन है? बताया था ना कल, वो ब्रिटेन के राइटर हैं, ब्रिटेन के पोर्ट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। गो फॉर द नेक्स्ट। इन विच सेंचुरी डिड विलियम वर्ड्सवर्थ लिव? विलियम वर्ड्सवर्थ कौन सी सेंचुरी के पोर्ट हैं? कौन सी? 16th के हैं, 17th के हैं, 18th के हैं, या फिर 19th के हैं? कौन सी सेंचुरी के हैं बताओ? ये 19th सेंचुरी के राइटर हैं। कौन सी सेंचुरी के हैं? 19th सेंचुरी के। विच मूवमेंट वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ ए पार्ट ऑफ? कौन सी मूवमेंट के से बिलोंग करते हैं? क्या मॉडर्निज्म से करते हैं, क्या रोमांटिसिज्म से करते हैं, या रियलिज्म से करते हैं, या नेचुरलिज्म से? मैंने बताया था ना, विलियम वर्ड्सवर्थ से रोमांटिसिज्म की, रोमांटिक एज की क्या मानी जाती है? स्टार्टिंग मानी जाती है। तो ये रोमांटिसिज्म के राइटर हैं, उसके पार्ट हैं।
हु वॉज वर्ड्सवर्थ क्लोज कोलैबोरेटर ऑन लिरिकल बैलेड्स। हमने ये भी डिस्कस किया था कि उन्होंने कोलैबोरेशन किया था लिरिकल बैलेड्स का एक उस अपने फ्रेंड के साथ। वो फ्रेंड कौन है? क्या वो जॉन किट्स हैं, क्या वो लॉर्ड बायरन हैं, क्या वो एस.टी. कोलरिज हैं, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं? कौन है? एस.टी. कोलरिज है ना। तो सैमुअल टेलर कोलरिज उनका फुल नेम है, एस.टी. कोलरिज का सैमुअल टेलर कोलरिज। इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। गो फॉर नेक्स्ट। वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बोर्न। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ पर होता है? फर्स्ट जब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लाइन ही थी क्या थी, कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? कोकरमाउथ में। कहाँ पर हुआ था? कोकरमाउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पोजीशन डिड वर्ड्सवर्थ होल्ड लेटर इन लाइफ। लेटर लाइफ में कौन सी पोजीशन को होल्ड करते हैं? उनको पोइट लॉरेट बनाया गया था ना। फर्स्ट इज, क्या उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था? नहीं। क्या आर्च बिशप बनाया था? नहीं। क्या पोर्ट लॉरेट बनाया था या प्रोफेसर बनाया था? हमें पता है, हमने डिस्कस किया था इसके बारे में पूरा एम्फसाइज करके कि वो एक पोर्ट लॉरेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज डैफोडिल्स फर्स्ट पब्लिश्ड। ये आज ही हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले कब पब्लिश होती है? 1807 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक इंस्पायर्ड मैनी ऑफ वर्ड्सवर्थ पोम। कौन सी लेक को डिस्क्राइब किया गया है मोस्ट ऑफ द पोम्स में विलियम वर्ड्सवर्थ में? क्या वो लोचनेस है, क्या अल्सवोटर है, क्या लेक जिनेवा है, या फिर लेक सुपेरियर है? इसको याद रखना, ये क्या है? अल्सवोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड पोइट्री शुड बी रिटन इन। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री जो है वो कैसे राइट, किस में राइट करनी चाहिए? क्या क्लासिकल लैंग्वेज होनी चाहिए उसके लिए, क्या एवरीडे लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या राइम ओनली होनी चाहिए, या एपिक स्टाइल होना चाहिए? एवरीडे लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में लिखो ताकि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आदमी, मतलब जो हाई क्वालिफाई लोग और नॉर्मल पढ़े लिखे लोग भी आपकी लिखी हुई पोइट्री को पढ़ सके, आपको ऐसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। Next question is who was the poem The Rime of the Ancient Mariner with Wordsworth? Who wrote the poem? जब हमने बताया था ना लिरिकल बैलेड्स में फर्स्ट पार्ट में दो ही पोम आती हैं, एक विलियम वर्ड्सवर्थ की और एक एस.टी. कोलरेज की। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वर्ड्सवर्थ के साथ किसने लिखी थी? कौन जो इनके साथ कोलैब करेगा वही लिखेगा, अदर तो राइटर लिख ही नहीं सकता। तो उनका क्या नाम था? एस.टी. कोलरेज। राइट आंसर इज सैमुअल टेलर कोलरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ सिस्टर हु इंस्पायर्ड मैनी पोम्स वॉज। इनकी सिस्टर का भी बहुत बार नेम मेंशन हुआ है। उनका क्या नाम था? डोरोथी। विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का क्या नाम था? डोरोथी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ्स मेजर लॉन्ग पोम इज। वर्ड्सवर्थ की सबसे लॉन्ग पोम है वो कौन सी है? द प्रिल्यूड है। कौन सी है? प्रिल्यूड वही पोम है ना जो पोस्टमसली पब्लिश होती है। पोस्टमसली पब्लिश होती है। और इनकी इस पोम को कौन पब्लिश करवाते हैं? उनकी वाइफ मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर। वर्ड्सवर्थ कब डाई होते हैं, कब डेथ होती है उनकी? बताया था ना 1843 में वो पोइट लॉरेट बनते हैं और 1850 तक रहते हैं। 1815 तक क्यों, 50 तक क्यों रहते हैं? क्योंकि 1850 में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1850। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेक डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन। लेक डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ लोकेट होती है? कहाँ पे होती है? स्कॉटलैंड में, वेल्स में, नॉर्दर्न इंग्लैंड में एंड आयरलैंड में। इंग्लैंड के थे वो, तो लेक डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न इंग्लैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ ऑफन फोकस्ड ऑन थीम्स ऑफ। वर्ड्सवर्थ का हमेशा जो है फोकस वो किस पे रहता है? उनका थीम क्या होता है उनकी पोइट्रीज का? क्या अर्बन डिके होता है? क्या अर्बन डिके होता है? क्या हो गया इसको? क्या अर्बन डिके होता है?
या नेचर एंड इमोशन होता है, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, या फिर वॉर होता है, क्या होता है? उनके मोस्टली थीम नेचर से ही रिलेटेड होते हैं, नेचर और इमोशन पे वो ज़्यादा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थे राइटर के बारे में, अब पढ़ेंगे हम पोम के बारे में। हाँ, राइटर के बारे में हो गया, चलो ठीक है। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एट द स्टार्ट ऑफ द पोम? सबसे पहले जो पोट है विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्या क्या के बोलते हैं? क्या वो एक्साइटेड थे, क्या वो लोनली थे, क्या वो एंग्री थे, या फिर चीयरफुल थे? वो खुद को क्या बोलता है? लोनली एज ए क्लाउड, बोलता है ना, लोनली एज ए क्लाउड, ऐसे अकेला जैसे कौन होते हैं? बादल होते हैं। तो वो खुद को लोनली कह के बोलता है। वट नेचुरल एलिमेंट इज मेंशन इन फर्स्ट लाइन में? कौन सा नेचुरल जो है एलिमेंट देखने को मिलता है? क्या लेक, क्या स्काई, क्या क्लाउड? इन तीनों में से ही बता दो। खुद को क्या बोलता है वो? क्लाउड बोलता है ना, तो राइट आंसर इज क्लाउड। What does the poet compare the daffodils to in the second stanza? डैफोडिल्स को सेकंड स्टेंजा में वो किससे कंपेयर करता है? सेकंड में गाइस, फर्स्ट सेकंड में कैसे करते हैं? क्या बीज से करता है, क्या स्टार से करता है, क्या रेनबो से करता है, या वेव से करता है? किससे करता है? स्टार से करता है। ठीक है, मिल्की वे, स्टार्स ऑन द मिल्की वे, उस तरह से वो साइन करते हैं डैफोडिल स्टार्स की तरह, ये बोला है। हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोट क्लेम टू सी एट ए ग्लांस? तो पोट क्या कहते हैं कि उसने एक ही नज़र में लगभग कितने डैफोडिल्स देख लिए? जहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस हमें देखने को मिली थी? हाइपरबोले। उन्होंने 10,000 बोला था ना, तो 10,000 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द डैफोडिल्स लोकेटेड? डैफोडिल्स जो है वो कहाँ लोकेट होते हैं? क्या वो इन ए वैली है, बिसाइड ए लेक है, ऑन ए माउंटेन है, या इनसाइड अ गार्डन है? वो एक लेक के साथ में है ना, दिखा बिसाइड ए लेक। पोम में ये लाइन साफ साफ लिखी है, बिसाइड ए लेक। वट वर द डैफोडिल्स डूइंग? डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? क्या सिंगिंग कर रही थी, स्लीपिंग करेंगे? साफ साफ आया था ना, कितनी बार आया। डांस कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? डांसिंग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what mood does the poet feel after seeing the daffodils? daffodils को देखने के बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का मूड कैसा हो जाता है? एंग्री हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, स्केर्ड हो जाता है, सैड हो जाता है? क्या वो तो बहुत खुश होता है नेचर के पास जाकर के, बहुत हैप्पी हो जाता है, हैप्पी 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 हैप्पी। व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड्स? जब वो अकेला होता है, वो अकेलेपन में ब्लिस का काम क्या करते हैं? मेडिटेशन करता है, पीस फाउंड इन नेचर, रिलीजियस वर्शिप, या फिर डे ड्रीमिंग? वो ने जो उसको एकदम से याद आ जाता है ना, जब वो एक बार डैफोडिल्स की वैली में गया था और वहाँ पर जा कर के उसने कैसे कैसे क्या क्या नज़ारा देखा, वो कितना खुश हो गया था। तो वो उस चीज़ को याद करके उसे बड़ी शांति मिलती है। कहाँ पर? नेचर में जा कर के वो बहुत उसको खुशी मिलती है, शांति मिलती है। What effect do the daffodils have on the poet in the last stanza? क्या इफेक्ट पड़ता है डैफोडिल्स का पोइट के लास्ट स्टेंजा में? दे मेक हिम क्राई, क्या उसको क्राई कर देते हैं डैफोडिल्स हैं? या फिर सॉरी, क्राई, दे इंस्पायर हिज राइटिंग, वो उसकी राइटिंग को इंस्पायर करती हैं। ही हिज हर डांसेस, क्या उसका हर डांस करते हैं? ही फील स्लीपी, या वो स्लीपी स्लीपी ना, हिज हर डांसेस, सॉरी हिज हर्ट डांसेस, उसका हर्ट डांस करने लग जाते हैं। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ पोम इज डैफोडिल्स? ये जो पोम है डैफोडिल्स, ये किस तरह की पोम है? क्या ये एक सोनेट है, क्या ये ओड है, क्या ये एक बैलेड है, या फिर एलिजी है? एलिजी क्या होती है? किसी की मौत पर लिखी हुई। बैलेड जो गाने की फॉर्म में किसी की स्टोरी बताई जाती है। सोनेट 14 लाइन स्टेंजाज होते हैं। ये एक तरह की क्या है? ओड है। किसके अंडर आती है? ओड के अंडर आती है ये पोम। द पोम कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स? इस पोम में कौन सी थीम हमें देखने को मिलती है? टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन,
नेचर्स ब्यूटी या वॉर? ना तो वॉर है, ना टेक्नोलॉजी है, ना कोई इंडस्ट्री का यूज है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ब्यूटी देखने मिलती है, वो भी ब्यूटी भी किस चीज़ की? नेचर्स ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज जोकन मीन? जोकन का क्या मतलब है? जोकन मैंने पोम पढ़ाते टाइम ही आपको बताया था, जोकन का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, जॉय, हैप्पीनेस, जॉय। वो क्या करो तुम, सिनोनिम्स, वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जॉयफुल। क्या आ जाएगा? राइट आंसर इज जॉयफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड? एज का यूज जहाँ भी होता है वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस हमें देखने को मिलती है? सिमिली। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर? सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ राइम स्कीम? अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हम जा करके हमने पोम में देखा क्या राइम स्कीम इसकी? ए बी एंड लास्ट लाइन सेम सेम, सी सी। कहाँ पे ये? ए बी सी सी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम्स टोन। इस पोम की टोन कैसी है? क्या मेलनकली है? मेलनकली क्या होती है? दुखदाई। दुख तो कहीं भी नहीं है, खुशी खुशी है ना। जॉयफुल एंड रिफ्लेक्टिव है, एंग्री एंड क्रिटिकल है, और इसी में से बता दो। तो जॉयफुल एंड रिफ्लेक्टिव इज राइट आंसर। यही है। 10,000 saw I at a glance is an example of, जो उसने बोला ना मैंने 10,000 जो हैं क्या फ्लावर, किसके फ्लावर? डैफोडिल्स के फ्लावर एक ही नज़र में देख लिए। उसी टाइम बताया था ना। तो यहाँ पे क्या होता है? बड़ा चढ़ा के बात जब बोली जाए उसे क्या बोलते हैं? हाइपरबोले। ठीक है। तो विच डिवाइस इज हियर? हाइपरबोले। राइट। What literary device is used in fluttering and dancing in the breeze? इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस? अभी फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ये भी पोम पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? क्या ओनोमेटोपिया है, सिमिली है, इमेजरी है, या फिर आयरनी है? इसने इमेजरी दे रखा, गलत है, गलत गलत बिल्कुल। इमेजरी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ब्रिज में वो डांस कर रहे थे। कौन? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में किसकी क्वालिटी डाल दी? ह्यूमन बींग की। जब किसी भी नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन बींग की क्वालिटी डाल दी जाती है तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है गाइस। लेकिन पर्सोनिफिकेशन इसमें कहीं दिया नहीं। एक चीज़ और मैंने बताई थी, जो फ्लटरिंग है, जब साउंड किसी चीज़ की आती है तो वहाँ पे कौन सी डिवाइस यूज होती है? ओनोमोटोपिया। अगर पर्सोनिफिकेशन नहीं है तो आप राइट आंसर क्या लगा दोगे? ओनोमोटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लाउड डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू? किस टाइप के क्लाउड के साथ जो है स्पीकर अपने आप को क्या करता है? क्या करता है? कंपेयर करता है। किसके साथ? थंडर क्लाउड के साथ, लोनली क्लाउड के साथ, या रेन क्लाउड के साथ, या हैवी क्लाउड के साथ? राइट आंसर इज लोनली क्लाउड। वो एज ए लोनली क्लाउड यहाँ पे आएगा। ठीक है। द डैफोडिल्स आर कंपेयर टू विच हेवनली बॉडीज? डैफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर किया है? किस हेवनली बॉडीज के साथ कंपेयर किया है? किसके साथ किया? मून्स के साथ किया, सन्स के साथ किया, स्टार्स के साथ। सन स्टार के साथ किया है ना, मिल्की वे वाली लाइन जो है। तो उन्होंने स्टार के साथ डैफोडिल्स को क्या किया है? कंपेयर किया है। Next question is what kind of poem is daffodils in term of content? daffodils किस तरह के कंटेंट को लेकर किस तरह की पोम है? क्या ये एक पॉलिटिकल पोम है? क्या ये एक पॉलिटिकल पोम है? क्या ये एक फिलोसॉफिकल पोम है? क्या नेचर बेस्ड पोम है या फिर साइंटिफिक? नेचर है ना, नेचर बेस्ड पोम है ये। They flash upon that inward eye.
दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई रेफर्स टू, ये किसको रेफर करते हैं ये पोम? ये वही ना जब काउच पे बैठ करके वो सैड होता है, सोचता है, उसके दिमाग में एकदम से डैफोडिल्स की घाटी में बिताए हुए पल वो याद आ जाते हैं, है ना? तो हाँ, क्या ये मेमोरी है? क्या ये एक ड्रीम है? क्या मेमोरी है, ड्रीम है, पेन है या ब्लाइंडनेस है? क्या है ये? उसकी एक मेमोरी है, वो रिमाइंड करता है उन दिनों को, ये उसकी एक मेमोरी है। द पोम एक्सप्रेसेस विच रोमांटिक आइडियल, ये पोम है किसको एक्सप्रेस करती है, कौन से रोमांटिक आइडियल को क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं? क्या लव फॉर सिटी लाइफ, क्या सिटी लाइफ के लिए लव है? कहीं पे देखा तुमने सिटी लाइफ के लिए कोई लव उसका हो? नहीं जी। क्या वॉर के बारे में देखा? नहीं जी। क्या सोलिट्यूड एंड नेचर के बारे में? ये नेशनलिज्म भी कहीं नहीं देखने को मिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोलिट्यूड एंड नेचर। Next question is the phrase I gazed and I gazed emphasizes, ये किसको emphasize करती हैं? Gazed क्या बोर्डम को करती हैं, क्या डीप अटेंशन को करती हैं, या कन्फ्यूजन को करते हैं, या पैनिक को करती हैं? तो कौन सी फ्रेज यूज हुई है यहाँ पे? डीप अटेंशन, मतलब बड़ी गहराई के साथ वो उसको दिखता है। अगर इसमें लिटरेरी टर्म पूछने को आ जाए गेज्ड एंड गेज्ड, तो क्या आएगी यहाँ पर? मैंने बताया था ना, दो बार किसी भी चीज़ को रिपीट किया जाता हो जब वहाँ पे क्या होता है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस होती है? रिपीटिशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पोइटिक डिवाइस इज सीन इन स्प्राइटली डांस, कौन सी पोइटिक डिवाइस है स्प्राइटली डांस में? ऑक्सीमोरन है, एलिट्रेशन है, आयरनी है, या मेटाफर है? एलिट्रेशन देख रहे हैं, एलिट्रेशन तुम्हें कहीं दिख रहा है यहाँ पे स्प्राइटली डांसिंग में? दिख रहा है कहीं पे कोई किसी भी तरह का एलिट्रेशन? नो, ये इसका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? स्प्राइटली डांस का मतलब है, स्प्राइटली डांस कौन कर रहे हैं? डैफोडिल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आएगा गाइस। क्या आएगा? पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ये नहीं आएगा, ये गलत दे रखा है एलिट्रेशन। द इनवर्ड आई इज कंसिडर्ड, इनवर्ड आई है वो किसको कंसिडर करती है? यूजलेस को करती है। वही इनवर्ड आई का मतलब है जब वो अकेला अपने काउच पे बैठ के सोच रहा था ना, डैफोडिल्स की घाटी में बिताए हुए वो पल, क्या यूजलेस है? क्या ये एक ब्लाइंड है? क्या द ब्लीस ऑफ सोलिट्यूड है, या एक कर्स है? उसने अपने इस दिन को क्या कह के बोला जब उसे डैफोडिल्स की याद आ जाती है? द ब्लीस ऑफ सोलिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेव्स आर कंपेयर्ड टू, वेव्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है? फायर के साथ, स्टार्स के साथ, डैफोडिल्स के साथ, या ट्रीज के साथ? किसके साथ? डैफोडिल्स के साथ। राइट आंसर इज डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम एंड्स ऑन ए नोट ऑफ, ये पोम की जो है एंडिंग कैसे होती है? क्या देखने को मिलता है एंडिंग लाइंस में? एंगर, नॉस्टैल्जिया, जॉय एंड रिफ्लेक्शन एंड फियर। पहले तो वो उदास होता है, लेकिन जैसे उसके माइंड में वो वाली मेमोरी याद आती है उसको कि कैसे उसने डैफोडिल्स में की घाटी में अपने दिन बिताए थे, तो एकदम से खुश हो जाता है ना। तो लास्ट में क्या पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, जॉय एंड रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ्स लव फॉर नेचर इज पोर्ट्रेड एज, वर्ड्सवर्थ का जो लव है नेचर के लिए उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया है? क्या उसको डेंजरस बताया है? नहीं। क्या उसको इंस्पायरिंग बताया है? क्या उसको यूजलेस बताया है? क्या पॉलिटिकल, पॉलिटिकल व्यू तो है नहीं ना, यूजलेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्पायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम डैफोडिल्स रिफ्लेक्ट्स, डैफोडिल किसको रिफ्लेक्ट करता है? इंडस्ट्रियल लाइफ को। पहाड़ी में कहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों को पोर्ट्रे किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वहाँ पे इंडस्ट्री कहाँ देखने को मिलेंगे? हट, इंडस्ट्रीज लाइफ तो बहुत बेकार होती है। क्या इमोशनल अटैचमेंट विद नेचर दिखाया है? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, क्या जादू, जादू टोने दिखाए यहाँ पे? क्या अर्बन का उसको दिखाया? नहीं। हमें क्या देखने को मिलता है? इमोशनल अटैचमेंट विद नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The waves beside them danced is an example of the waves. The waves, देखो गाइस, waves जो लहरें थी वो beside them danced, उनके साथ ही डांस कर रही थी। किनके साथ? डैफोडिल के साथ ही लहरें। लहरें कभी डांस करती हैं? यहाँ फिर ह्यूमन क्वालिटी को डाल दिया गया है वेव्स में। तो जब ह्यूमन क्वालिटी को डाल दे तो कौन सी लिटरेरी टर्म होती है? पर्सोनिफिकेशन। हाउ मैनी स्टेंजास, कितने स्टेंजा हैं यहाँ पे? 4 स्टेंजाज हैं। तो राइट आंसर इज 4 स्टेंजा। हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर? 4। नेक्स्ट इज विच लाइन कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन, कौन सी लाइन में पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलते हैं? कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, I wandered lonely as a cloud, इसमें तो सिमिली है। What wealth the soul to me bad brought, तो continuous as a fluttering इसमें बी में आएगा। राइट आंसर इज बी। What does the poet do? What does the poet do when he is in vacant or in pensive mood? जब पोट जो है पेंसिव, लास्ट लाइन है ये, पेंसिव मूड में होता है तो वो क्या करते हैं? तब स्लीप करते हैं। रिकॉल्स द डैफोडिल्स, हाँ अभी अभी हमने पढ़ा है भाई, इसका राइट आंसर क्या है? वो डैफोडिल्स को याद करता है। द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन माइंड इज सोन एज, जो इफेक्ट है नेचर का वो ह्यूमन माइंड पर उसका कैसा प्रभाव दिखाया गया है? क्या नेचर हमें डिप्रेस करती हैं? क्या हमें रिफ्रेश करती हैं? क्या हमें टेरिफाई करती हैं या कन्फ्यूजन करती हैं? हमेशा तो नेचर तो हमेशा आपको रिफ्रेश मूड ही करेगी, आपको कभी भी डिप्रेस ना करेगी, ना टेरिफाइंग करेंगी, ना कन्फ्यूज आपको करेंगी। ठीक है, नेचर की गोद में जा कर के आप हमेशा अपने आप को रिफ्रेश ही फील करोगे। द पोम इज ऑल्सो नोन बाई विच अदर नेम, दूसरा नाम क्या है इस पोम का? पोम की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। क्या नेचर्स ब्लेसिंग है, लोनली वॉन्डरर है, या वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड है? क्या आंसर आएगा इसका? या फिर गोल्डन फ्लावर्स है? ये है ना उसकी फर्स्ट दूसरे नाम कौन से जानते हैं? आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड। अगर वो पूछ लिया जाए एज ए क्लाउड में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है तो किसका होता है गाइज? सिमिली का। सिमिली का एज लाइक जहाँ भी आपको दिख जाए वहाँ पे सिमिली का यूज होता है। तो ये थी इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोम डैफोडिल्स, जिसका दूसरा डैफोडिल्स का दूसरा नाम क्या था? आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये क्लास इम्पोर्टेंट है आपके जहाँ भी सिलेबस में बीए में एमए में आपको आपके विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोम आती है डैफोडिल्स। ये फिर इम्पोर्टेंट है ऑल टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एस्टेट है चाहे वो आरपीएससी ग्रेड 1 है। आरपीएससी ग्रेड 1 में तो साफ साफ इसको सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है डैफोडिल्स, ये आएगी। ठीक है, और आरपीएससी ग्रेड 2 और यूपी टैट, बिहार टैट, जो भी टैट के एग्ज़ाम्स हैं जहाँ भी आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो थैंक यू गाइस, क्लास अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय।